हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं चैनल पर। आज जो चैप्टर है वो है ट्रायंगल, और सबसे अच्छी बात यह है कि वन शॉट वीडियोस की ये लास्ट चैप्टर की वीडियो है। मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, कोई चैप्टर बाकी नहीं रहेगा। आप जब चाहें अपने सिलेबस को रिवाइज़ कर सकते हैं। और आपको करना ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 मैंने पहले से ही अपलोड किया हुआ है, तो उसको आप कल देख लें। परसों इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 मैं अपलोड करूँगा। इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 की वीडियो भी है, उसको देख लें, नोट्स बना लें। पार्ट 2 की वीडियो परसों आपको मिल जाएगी। और इसके बीच में फिर फिज़िक्स में रह जाता है, एक तो मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है, एक सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाला चैप्टर है, और लाइट की वीडियोज़ ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं, तो वो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। हालांकि ये जो चैप्टर है ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, या भूल गए होगे लॉकडाउन में। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, बता देता हूँ आपको। देखो, लॉकडाउन चल रहा है, मालूम है सबको, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अभी लॉकडाउन ही रहा आएगा ज़िंदगी भर। लॉकडाउन हटेगा, स्कूल खुलेंगे, पढ़ाई भी स्टार्ट होगी, एग्ज़ाम भी होंगे, सब चीज़ें होंगी। तो जो बच्चे अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किए हुए हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जिन बच्चों ने बिल्कुल ही छोड़ दिया कि अब क्या है, अब तो लॉकडाउन की छुट्टियां हैं, छुट्टियां बिता लो अच्छे से, पता नहीं मौका मिला या नहीं मिला दोबारा। मैंने सर्वे भी किया था एक्चुअली में। मैंने एक क्वेश्चन पोस्ट किया था, बच्चों से पूछा था कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए। तो उसमें से कुछ बच्चे ऐसे थे, ऑलमोस्ट 20% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि अभी पढ़ने का मन ही नहीं है, हमारा पढ़ने का मन नहीं है। और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, अप्रॉक्सीमेटली 65 to 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर हमारा सिलेबस आप कराइए, हम करेंगे, कंप्लीट करेंगे उसको। तो उनको ध्यान में रख के ही मैं पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर हूँ, ताकि बच्चों का बेनिफिट ही हो, कोई लॉस ना हो। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हर बार कहता हूँ, अब भी कह रहा हूँ, ये वीडियोस आपको अगर पसंद आ रही हैं तो इनको आप लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ इनको शेयर करिए जो क्लास 10th में हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। अभी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि इस ग्रीन को वाइट से रिप्लेस करूँ, तो आप मुझे ज़रा कमेंट में बताओ कि सर ग्रीन ही सफिशिएंट है, देयर इज़ नो नीड ऑफ वाइट बोर्ड, या सर ग्रीन से वाइट बोर्ड ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर हो सके तो वाइट पर आप कोशिश करिए शिफ्ट करने की। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट इट विल टेक सम टाइम टू मूव ऑन द वाइट बोर्ड। तब तक वी आर स्टडिंग ऑन दिस ग्रीन बोर्ड। तो कमेंट में मुझे बताना ज़रूर, और कमेंट में जो पूछी चीज़ें जाती हैं उनको बताया करो। फीडबैक जो होता है ना, उससे थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, बच्चों ने चीज़ सुनी, बच्चों ने उस चीज़ का आंसर किया है, क्या बच्चे सोचते हैं, क्या वो चाहते हैं, ये सब पता चलता है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम काम करते हैं, तो उसका रिस्पॉन्स और अच्छा आता है। आपको भी अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है। चलो अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर है ट्राइंगल्स। ये क्लास 9th में आपने पढ़ा था। 9th में हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आपने 9th में पढ़ा था। और 10th में ट्राइंगल्स चैप्टर में आपको सिर्फ ये 6 टॉपिक हैं जो पढ़ने हैं। एनसीईआरटी की बुक अगर आप देखोगे तो ऐसा लगता है पता नहीं कितना भयानक चैप्टर है, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको 6 पॉइंट्स हैं जो पढ़ने, ज़्यादा कोई भी माथापच्ची वाला काम नहीं है। इतने में ही आपका काम हो जाएगा, क्वेश्चंस आप करने लग जाओगे, कंसेप्ट आपका अच्छा हो जाएगा। इसमें सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आप बताइए तो देखो, हाईलाइटेड पार्ट ये है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है ये हाईलाइटेड पार्ट है। और एक हाईलाइटेड पार्ट ये भी है, इनके एक्चुअली में कई सालों से इनकी थ्योरम्स को प्रूफ कराया जाता है, बोला जाता है कि इसको प्रूफ करिए, तो इनका प्रूफ भी हम साथ के साथ कर लेंगे। इन दो का, इसका प्रूफ नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ है ये, और इन सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे फटाफट से। तो ट्रायंगल्स के बारे में जानते हैं। तो देखो, ट्रायंगल्स आप जानते ही हो कि ऐसा फिगर होता है जिसकी 3 साइड्स होती हैं, जहाँ 2 साइड्स मीट करती हैं उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। तो किसी एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं,
ए बी और सी ये वर्टेक्स हैं और 3 साइड्स होती हैं इसमें। कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं? तो कॉन्ग्रुएंट फिगर हम उनको कहते थे जिसकी शेप सेम हो और साइज भी सेम हो, साइज भी सेम हो। जैसे मान लो एक मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इस रेक्टेंगल जिसका नाम मैंने ABCD दिया है, AB जो है ये 10 मीटर है, BC जो है ये 5 मीटर है। मैंने एक और रेक्टेंगल ड्रॉ किया PQRS, तो इसकी PQ की जो साइड है ये भी 10 है और QR है ये 5 है। तो आप यहाँ से देख रहे हो कि देखो शेप भी सेम है। शेप का मतलब है कि इसकी जो साइड्स है इसमें भी 4 साइड्स हैं और इसमें भी 4 साइड्स हैं। साइज़ की बात करें तो 10 मीटर ये है, 10 मीटर ये है, 5 मीटर ये है, 5 मीटर ये है। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है इसमें साथ में, वो है एंगल। तो यहाँ देखो एंगल भी सेम है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सभी एंगल्स भी सेम है। तो एक तरह से आप देखें तो इस फिगर को आप उठा के इसके ऊपर रखोगे तो इसको ओवरलैप कर जाएगा, और रिवर्स भी पॉसिबल है। इसको उठा करके आप इसके ऊपर रखोगे तो ये इसको ओवरलैप कर जाएगा। तो ऐसे फिगर जो एक दूसरे को एग्जैक्टली ओवरलैप कर सकते हो, वाइसा वर्सा पॉसिबल हो, उनको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का कुछ इस तरह का सिंबल होता है, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है। 10th में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे सिमिलरिटी के बारे में। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और अब हम अपने सेकंड पॉइंट यानी कि सिमिलर फिगर पर पहुँचे। सिमिलर फिगर, तो ये सिमिलर का मतलब क्या है? सिमिलर का मतलब है कोई चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट जैसा दूसरा ऑब्जेक्ट होगा लेकिन साइज उसका रेशियो में होगा, बिल्कुल सेम नहीं होगा। जैसे मान लो मैं रेक्टेंगल का ही एग्जांपल लेता हूँ, ये मैंने रेक्टेंगल का एग्जांपल लिया। यहाँ है A, यहाँ है B, यहाँ है C, यहाँ है D, और यहाँ एक और रेक्टेंगल मैंने लिया। यहाँ मैंने देखा कि ये 10 मीटर है और यहाँ मैंने देखा कि मान लो ये 4 मीटर है। इधर मैंने देखा कि ये 5 मीटर है, उधर मैंने देखा कि ये 2 मीटर है। ये मैंने PQRS नाम दे दिया। तो कोई भी कोई भी 2 पॉलीगॉन्स सिमिलर कब कहलाते हैं? कोई भी 2 पॉलीगॉन सिमिलर कब कहलाते हैं? तो कंडीशन पहली तो ये है कि उनकी शेप सेम हो। शेप सेम का मतलब है कि उनकी जो साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए। साइड्स इक्वल का मतलब नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होनी चाहिए। जैसे इसमें 4 साइड्स हैं तो इसमें भी 4 साइड्स हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया और अब सिमिलरिटी की बात करूँ तो यहाँ सिमिलरिटी की बात होगी नहीं, क्योंकि यहाँ 4 साइड्स हैं और यहाँ 3 साइड्स हैं। सिमिलरिटी की बात कब होगी? जब नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो। यहाँ भी 4 साइड्स हैं, यहाँ भी 4 साइड्स हैं। दूसरी कंडीशन ये है एंगल्स इक्वल होने चाहिए। एंगल शुड बी इक्वल। और एंगल से भी पहले मैं यहाँ लिखूंगा एक वर्ड करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग का मतलब जानते हो? एंगल A एंगल P के साथ आना चाहिए, एंगल D एंगल S के साथ, एंगल B एंगल Q के साथ, एंगल C एंगल R के साथ। तो ये करस्पॉन्डिंग कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि एंगल A को आप एंगल R से देखने लग जाओ, ऐसे नहीं। एंगल A है तो एंगल P को लेंगे, एंगल B है तो एंगल Q को लेंगे। और एक कंडीशन इसमें यह है कि करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं ये रेशियो में होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग का मतलब ये वाली साइड इस साइड के साथ, ये वाली साइड इस साइड के साथ, ये वाली साइड इस साइड के साथ, और ये वाली इसके साथ। तो ज़रा चेक करते हैं कि क्या ये सिमिलर हैं। सिमिलरिटी के लिए आप ये तीनों कंडीशन अप्लाई करके देखो। पहली कंडीशन क्या है? ये देखो शेप सेम है या नहीं। देखो 4 साइड्स हैं, क्वाड्रिलेटरल है ये,
और ये भी 4 साइड्स हैं तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि शेप तो सेम है। पहला टेस्ट इसने पास कर लिया कि शेप तो सर जी सेम है। दूसरा टेस्ट क्या कहता है? दूसरा टेस्ट ये कहता है कि आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखो क्या इक्वल हैं। तो देखो रेक्टेंगल की बात हम कर रहे थे तो रेक्टेंगल में तो सभी एंगल 90 के होते हैं। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, इसमें भी 90 होंगे ये। तो करस्पॉन्डिंग एंगल देखो बराबर होगा कि नहीं, यानी कि एंगल ए जो है ये एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है और एंगल डी एंगल एस के बराबर है। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब आते हैं थर्ड पर। थर्ड कहता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में होने चाहिए। तो देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है? ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, ए बी अपॉन पी क्यू करो आप। ऐसे ही बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ, बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ। सिमिलरली सी डी का रेशियो आर एस के साथ और ए डी का रेशियो पी एस के साथ। तो यहाँ वैल्यू रखो। तो देखो ए बी तो है 10 और पी क्यू कितना है 5, बी सी है 4, क्यू आर कितना है 2, ये भी 10 5, ये भी 4 2। देखो सभी 2/1 आ रहे हैं, सब 2/1, सभी में रेशियो बराबर आ रहा है। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है या रेक्टेंगल कह लो आप, और ये जो रेक्टेंगल पी क्यू आर एस है ये सिमिलर है। सिमिलर का ये सिंबल होता है, ये सिमिलरिटी का सिंबल है। तो यहाँ तक आपने क्या चीज़ सीखी कि जब दो पॉलीगॉन्स की बात की जाएगी तो उनको हम सिमिलर कैसे बताते हैं? तो ये 3 कंडीशन के बेस पर। लेकिन अगर आपसे पहले ही कह दे कि भाई हम तो सिर्फ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो पहली चीज़ तो डन है, यानी कि शेप तो उसने पहले से ही कह दिया कि अब बात ट्राइंगल की होगी। ट्राइंगल का मतलब 3 साइड की होगी, तो साइड तो सेम होगी। तो ये अब सिर्फ 2 चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको आप नोट करो। अब ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं आपसे। यानी कि अब अगर आपसे कहा जाए कि 2 ट्राइंगल हैं तो सिमिलर ट्राइंगल्स की क्या कंडीशंस रहेंगी? सिमिलर ट्राइंगल की कंडीशन क्या रहेंगी? कि मान लो एक ट्राइंगल ये दे रखा है आपको ए बी सी और एक ट्राइंगल आपको ये दे रखा है, इसका नाम है पी क्यू आर। आपसे कह रहा है कि ये सिमिलर हो तो क्या कंडीशन होगी? देखो शेप तो पहले से सेम है, तो 3 कंडीशन की बजाय अब तो रह गई 2। कौन कौन सी? तो ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के कब यदि करस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल। ये इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब कि एंगल ए एंगल पी के बराबर हो, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो और एंगल सी एंगल आर के बराबर हो। और दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं शुड बी इन सेम रेशियो। करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सेम रेशियो में होनी चाहिए। इसका मतलब कि ए बी अपॉन पी क्यू, करस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब मैं बता चुका हूँ आपको, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर। अगर ये कंडीशन है तो आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल हैं वो सिमिलर हैं, और ऐसा नहीं हो रहा है तो वो सिमिलर नहीं है। तो यहाँ हमने समझ लिए सिमिलर फिगर के बारे में। अब एक थ्योरम है बीपीटी, इसको देखते हैं ये क्या है और इसको प्रूफ करते हैं। इसके बाद हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया की तरफ बढ़ेंगे। अब इनमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इंट्रोडक्शन में देखो समय लगता है, इंट्रोडक्शन में टाइम मैं इसीलिए लगाता हूँ ताकि बच्चों को कंसेप्ट अच्छा समझ आए। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि देखो स्टार्ट किया 2 मिनट वीडियो सिर्फ उतना देखते हैं कि सर क्या बोल रहे हैं, सुना पतली गली से निकल लिया, यहाँ का कोई पकड़ रहा है? भाई क्लास में ही तो पकड़ सकते हैं, क्लास में तो ज़बरदस्ती देखना पड़ेगा, यहाँ कौन देख रहा है? तो देखो आपके अंदर अगर लगन नहीं है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं, फिर तो सब बेकार है। पेरेंट्स पैसा खर्च कर सकते हैं, टीचर्स आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। पापा पैसा खर्च कर सकते हैं खाना लाने के लिए, मम्मी खाना बना सकती है, लेकिन खाना आपको पड़ेगा। ये पॉसिबल नहीं है कि खाना अपने आप चल के और आपके मुंह में आ जाए और पेट में चला जाए। खाना तो आपको पड़ेगा। भूख लगती है तो खाते हैं ना,
तो ये भूख आपको पढ़ने की जगानी पड़ेगी और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, तब जा कर के आप सक्सेस पर पहुंचोगे। तो इसके लिए ध्यान रखो आप कि जो चीज़ें आपको मुहैया हो रही हैं, मिल रही हैं, क्यों ना उसका बेनिफिट लिया जाए। ठीक, तो इसको अब मैं रब करने जा रहा हूँ और बीपीटी के बारे में। तो अब इस थ्योरम को समझते हैं। देखो, ये थ्योरम कहती है कि कोई एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, मान लो मैंने इसका नाम दे दिया ए बी और सी। कहता है कि कोई एक ट्राइंगल है और एक लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो ट्राइंगल की किसी भी साइड के पैरेलल। ये ट्राइंगल है, इसके किसी भी साइड के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ कर लो। जैसे मान लो मैंने इस BC लाइन के पैरेलल एक लाइन ये ड्रॉ कर दी और इसका नाम दे दिया DE। थोड़ा छोटा कर देता हूँ ना। और इस तरह से आपने ड्रॉ किया है कि इसने ये जो बाकी की दो साइड थी इनको दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया। दोबारा समझ लो, कोई एक ट्राइंगल था, आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की है जो ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल है। तो ये DE जो आपने ड्रॉ की है ये BC के पैरेलल है और ये पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ की है कि इसने बाकी की जो दो साइड बची थी इनको अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया है। तो कह रहा है कि अगर ऐसा आप करते हो तो जो दो साइड हैं, ये जो दो साइड हैं, इनके ये जो पार्टीशन हो गए ना, ये रेशियो में आएंगे, यानी कि AD/DB ये बराबर होगा AE/EC के। जब भी ये प्रूफ करने के लिए आएगा तो आपको इसका स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा और स्टेटमेंट लिखने के लिए आपको उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतना बताना है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इतनी सी बात आपको बोलनी है। प्रूफ कैसे करेंगे? देखो, प्रूफ तो हमको ये करना है और हमको दे रखा है पहले से क्वेश्चन में कि ये जो DE है ये पैरेलल है BC के। इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या आप इस पॉइंट D से एक परपेंडिकुलर गिराओ AE पर, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ऐसे ही इस E पॉइंट से AD पर एक परपेंडिकुलर गिराओ, ये परपेंडिकुलर हो गया। इसका नाम मान लो आपने M दे दिया और इसका नाम मान लो आपने N दे दिया। और सिमिलरली डॉटेड लाइन से आप इसका जो एक एंड है इसको मिला दो E से और इसका एक जो एंड है इसको मिला दो C से। ये आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब अगर ये कंस्ट्रक्शन हो गया है तो अब आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? आपने पढ़ा है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। तो इस ट्राइंगल की बात हो रही है ADE की। तो ध्यान से देखो, ADE ये परपेंडिकुलर कौन सा रहेगा इसमें और बेस कौन सा रहेगा इसमें, ये दो चीज़ें आपको देखनी है। तो देखो, परपेंडिकुलर जिस साइड पर गिरता है तो बेस तो यही हो गया AD। तो आपने यहाँ लिखा क्या? 1/2 इंटू AD इंटू परपेंडिकुलर कौन सा है? तो ये है EM। आप ये भी कहोगे सर कि ये तो आपने लिख लिया लेकिन आपने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? यानी कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को ऐसे भी तो लिख सकते थे कि 1/2 इंटू ND, यानी कि DN कर देता हूँ यहाँ, और इंटू बेस तो सर हम इसको लिख लेते थे AE को AE। ये भी तो सही है सर, जिस पर परपेंडिकुलर गिर रहा है वो साइड बेस है, ठीक है सर। तो ये बेस हो गया इस ट्राइंगल का, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो देखो, दोनों ही सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों का यूज़ होगा। कैसे होगा देखना भी। अब हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE की, BDE। अच्छा देखो, ट्राइंगल में आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, अब मुझे परपेंडिकुलर गिराना है तो जो वर्टेक्स होता है उससे परपेंडिकुलर गिराता हूँ, जिस पर परपेंडिकुलर गिरा वो बेस का काम करता है। ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ऐसे ही तो होता था। और अगर ट्राइंगल इस शेप का हो, ऐसा ट्राइंगल हो, तो क्या होगा? आप कहोगे सर इसमें तो इसके अंदर तो आ ही नहीं रहा है, मतलब जैसे इसमें ये परपेंडिकुलर गिराया था तो ट्राइंगल के अंदर आया था, लेकिन इसमें तो ट्राइंगल के अंदर आया ही नहीं है ना।
तो ऐसे में अब इतना याद रखिए कि ट्राइंगल के वर्टेक्स से परपेंडिकुलर जब हम गिराते हैं तो ये उसकी हाइट बता रहा है, परपेंडिकुलर जो है इसकी हाइट बता रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ट्राइंगल के अंदर ही आए। ये एंगल 90 डिग्री का बनाएगा, बस इतना ध्यान रखना। ये ज़रूरी नहीं है कि ट्राइंगल के अंदर ही आए। ये क्यों बताया मैंने, अभी पता चल जाएगा आपको क्यों बता रहे हैं इसको भी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। देखो, तो अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ ये BDE, इस ट्राइंगल को। इस ट्राइंगल को लिया मैंने और इस वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर गिराया, तो परपेंडिकुलर गिरा ये EM इधर, यानी कि BDE ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा रहेगा, EM रहेगा, और बेस कौन सा रहेगा, तो बेस ये BD रहेगा। ध्यान से समझना क्या बता रहा हूँ, दोबारा समझ लो चाहो तो। जैसे ये फिगर था तिरछा ऐसे, तो इस पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर गिराया था, ये परपेंडिकुलर गिर गया, तो परपेंडिकुलर तो ये हो गया, हाइट ये हो गई, लेकिन बेस ये ही रहेगा, इतना सा बेस रहेगा, ये बेस है, यहाँ तक बेस नहीं है, बेस इतना ही रहेगा, ये बेस है इतना। इसी तरह से इसमें भी बेस ये BD रहेगा, सिर्फ परपेंडिकुलर है EM। तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE निकालोगे तो वो क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हो गया, तो बेस कितना हो गया भाई बताओ, बेस हो गया BD, और हाइट कितना हो गया, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है, तो वो है EM। ठीक, अब आप इन दोनों का रेशियो ले दो, दोनों ट्राइंगल का। तो आप जब रेशियो लोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू AD इंटू EM अपॉन 1/2 इंटू BD इंटू EM। तो देखो EM से EM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो यहाँ से आपने निकाला कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE ये बराबर है AD अपॉन BD। देखो एक साइड पर हम पहुँच गए, एक साइड पर हम पहुँच गए, और मैंने ये वाली साइड, ये वाला क्यों कंसीडर किया था, वो इसीलिए कंसीडर किया था क्योंकि बेस हम इस साइड ही ले रहे हैं, इधर ये बेस लिया है तो इधर ये बेस लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अब आते हैं दूसरी साइड वाला बेस, यानी कि एक बार बेस ये लेना है आपको और एक बार बेस ये लेना है। यानी कि पहले तो आपने निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, लेकिन बेस लिया AE और परपेंडिकुलर लिया था DN। अब आप दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, ये DEC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC ये क्या होगा, ये भी होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो देखो बेस तो ये EC रहेगा, तो 1/2 इंटू EC, और हाइट कितना रहेगा, तो ये रहेगा DN। इसी तरह से इन दोनों ट्राइंगल का रेशियो ले लो आप, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC ये कितना हो गया, तो ये हो गया 1/2 इंटू DN इंटू AE अपॉन 1/2 इंटू EC इंटू DN। तो DN से DN कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ बचा AE अपॉन EC, यहाँ बचा AE अपॉन EC। ठीक है, तो देखो ये वाली साइड भी आ गई, ये वाली साइड भी आ गई। अब इक्वल कैसे आएगा ये देखना है हमको। तो अब एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखो, समझ लेना प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी ये कहती है, दूसरे कलर की चौक थी भाई, पूरी चौक भी तो नहीं मिल पा रही है अभी, लॉकडाउन का बड़ा लफड़ा है। ये अगर दो पैरेलल लाइंस हो, ध्यान से समझना, दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं और इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में आपने दो ट्राइंगल ड्रॉ किए। तो देखो एक ट्राइंगल तो ये ड्रॉ किया था आपने और एक ट्राइंगल ये ड्रॉ किया था आपने, और इन दोनों ट्राइंगल का ये वाला अगर बेस सेम है, यानी कि एक साइड बिल्कुल सेम है, ये वाली साइड बिल्कुल कॉमन है,
जो पैरेलल पर पड़ रही है, इसी पैरेलल साइड पर तो पड़ रही है, ये वाली साइड कॉमन है वो इन दोनों ट्राइंगल के लिए। अगर ऐसा होगा तो इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया आपस में बराबर होंगे, यानी कि एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स दैट आर ऑन द सेम बेस बिटवीन टू पैरेलल्स आर इक्वल। दो ट्राइंगल्स जो कि सेम बेस पर बने हुए हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच में, उनका एरिया बराबर होता है, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC जो है ये बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB के। ठीक, अगर ऐसा है तब मुझे थोड़ा सा हटाना पड़ेगा यहाँ से, इधर लिख देता हूँ, है ना। अगर ऐसा है, इधर ले आया हूँ इसको। अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा कि ये जो लिखा था ना आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC की जगह पर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB रख दो। यहाँ ये जो DEC है इसकी जगह पर आप क्या रख रहे हो, DEB रखोगे, तो ये क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB। अब वैल्यू आप रख दो तो देखो ये इसकी वैल्यू DEC वाले की वैल्यू जो थी वो तो थी कितनी थी भाई, DEC वाला ये है ना, AE अपॉन EC और AD अपॉन BD। तो देखो ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। और याद रखना कोरोलरी यानी कि इसका उल्टा भी होता है। आपसे ये कहा जाए अगर कि अगर साइड्स रेशियो में हैं तो ये लाइन जो है पैरेलल होंगी। यहाँ हम ये कह रहे थे कि अगर लाइन पैरेलल हैं तो साइड्स रेशियो में आएंगी, इसका उल्टा भी पॉसिबल होता है, यानी कि अगर साइड्स रेशियो में आपको दे रखी हैं तो जो लाइन दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है वो पैरेलल होगी दूसरी साइड की। ठीक है, तो ये था BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसी को हम कहते हैं थेल्स थ्योरम। क्या कहते हैं, थेल्स थ्योरम। अब चलते हैं सिमिलरिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया देखो, ट्रिपल एस और SAS यानी कि सास, ये तो कोई है डरावना वाला है ना, ये अच्छे दिन लौट आओ, ये सास भी कोई बहुत ही वो वाला है। चलो याद रखने के लिए बनाते रहते हैं भाई एग्जाम्पल, और कुछ नहीं। मान लो दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा, इसका नाम मैंने दे दिया ABC, इसका नाम मैंने दे दिया PQR। तो ये ट्रिपल ए सिमिलरिटी का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है एंगल 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 एंगल। तो ये सिमिलरिटी कब अप्लाई करते हैं हम, इसको समझो। तो दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे कब, दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे कब, if the corresponding angles are equal। यदि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो क्या होगा, सो करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये किस में होनी चाहिए, शुड बी इन रेशियो। और अगर ये रेशियो में हैं तो क्या होगा, तो हम कहेंगे कि टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यानी कि आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर तीन एंगल आपस में बराबर हैं, यानी कि एंगल A एंगल P के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है, एंगल C एंगल R के बराबर है, तो साइड्स रेशियो में होंगी और ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। ठीक है, साइड्स
रेशियो में होंगे और ट्राइंगल सिमिलर में होंगे। तो देखो इसी का लिख रहा हूँ अभी इधर ही। तो यदि करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि आप ट्रिपल एस का नहीं लिख रहा मैं अभी, इसको चलो हटा ही देता हूँ, कन्फ्यूज मत हो जाना, मैं ट्रिपल ए की बात कर रहा हूँ अभी। यदि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर हैं, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है और एंगल आर एंगल सी के बराबर है, यदि ऐसा है तो देन करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में होंगी, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू जो है ये बराबर होगा ए सी अपॉन पी आर के, और ये बराबर होगा बी सी अपॉन क्यू आर के। और अगर ऐसा है तो ट्राइंगल्स आप कह सकते हो सिमिलर होंगे। सो ट्राइंगल्स ए बी सी जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई ट्रिपल ए वाली। दूसरी है ट्रिपल एस, इसको यहाँ बता देते हैं, इसको हटा देते हैं। ट्रिपल एस ये कहता है कि यदि इफ साइड्स आर, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स, इफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन रेशियो, यदि करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में हैं तो क्या होगा, देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे, ये इक्वल होंगे। और अगर ऐसा होगा तो टू ट्राइंगल्स जो होंगे वो आपस में सिमिलर होंगे। यानी कि मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में, इसका मतलब कि इफ़ ए बी अपॉन पी क्यू ये बराबर हो, ए बी अपॉन पी क्यू हो गया बी सी अपॉन क्यू आर के, और ये बराबर हो ए सी अपॉन पी आर के। यदि ऐसा है तो क्या होगा, देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, यानी कि एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, और एंगल सी एंगल आर के बराबर। और अगर ऐसा है तो ट्राइंगल ए बी सी जो है ये सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो सिमिलरिटी जब आपको प्रूफ करनी हो तो आपको ये देखना पड़ेगा दोनों ट्राइंगल में कि कौन सी चीज़ें इक्वल आ रही हैं, कहाँ मतलब साइड्स रेशियो में आ रही हैं या एंगल्स इक्वल आ रहे हैं। और एंगल्स इक्वल हैं तो क्या साइड्स करस्पॉन्डिंग जो उनकी हैं वो रेशियो में है या नहीं, अगर ऐसा है तो वो सिमिलर हो गए। इतना सा काम करना है। अब इसके बाद रह गई सास भी कभी बहू थी, इसको ज़रा पॉज करते हैं, पॉज करते हैं इसको। तो अब आया एस एस। एस एस ये कहता है, ये है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ये कहता है कि मान लो दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल ये रहा और एक ट्राइंगल मान लो ये है ए बी सी, ये है पी क्यू आर। तो ये कहता है कि मान लो ये दो साइड हैं ए बी और ए सी, और इनके बीच में एंगल कौन सा है, ए। ऐसे ही ये साइड है पी क्यू और ये है पी आर, इनके बीच में एंगल कौन सा है, पी। तो ये कहता है कि इफ़ यदि ए बी अपॉन पी क्यू ये बराबर हो ए सी अपॉन पी आर के, और इन दोनों साइड्स का जो आपने रेशियो लिया था इनके बीच में बनने वाला एंगल, यानी कि एंगल ए और एंगल पी आपस में बराबर हो, यदि ऐसा है तो क्या होगा, देन करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में होंगी और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और दोनों जो ट्राइंगल हैं वो सिमिलर होंगे, यानी कि ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्या कहा उन्होंने कहा कि इफ़ द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इन सेम रेशियो टू द two sides of another triangle and the angle between the two sides is equal to the angle between the two sides of other triangle, then the triangles will be said to be similar। उसको हम सिमिलर बोलेंगे। और क्राइटेरिया कौन सा रहेगा, एस ए एस, यानी कि साइड एंगल साइड। और इसमें ध्यान भी रखना आप, देखो साइड और साइड के बीच में एंगल, यानी कि ये साइड और इसके बीच में एंगल है ना, या ऐसे कर लो ये साइड और इसके बीच में एंगल। ऐसा याद रखना कि इन दोनों साइड का तो रेशियो और इसका एंगल। तो ये हो गया एस ए एस। अब इसके बाद चलते हैं
एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। तो अब ये थ्योरम है, देखो ये थ्योरम कहती है कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स आपको दिए जा रहे हैं, तो अगर आप उन दो ट्राइंगल्स का रेशियो लीजिए, वो रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। दोबारा समझ लो, दो ट्राइंगल्स हैं, दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर दिए हुए हैं आपको पहले से, तो उनका एरिया का आप रेशियो लेंगे तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होंगे। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। कैसे इसको प्रूफ करेंगे? देखो पहले से हमको दे रखा है कि दोनों ट्राइंगल आपस में तो सिमिलर हैं। हमको प्रूफ ये करना है कि ए बी सी ट्राइंगल का एरिया और पी क्यू आर का एरिया जब हम लेंगे और इनका रेशियो निकालेंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो हमने क्या किया कि एक परपेंडिकुलर गिराया यहाँ पर और इसका नाम दे दिया एम। एक परपेंडिकुलर ये लिया हमने, ये पॉइंट है एन। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालिए। तो ये कितना होगा? तो ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो हो गया बी सी, हाइट कितनी होगी? देखो हाइट हो गई ए एम, आपने यहाँ लिखा ए एम। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर निकालो, बेस क्यू आर परपेंडिकुलर पी एन, बेस क्यू आर परपेंडिकुलर पी एन। अब क्या करो, इनका रेशियो ले लो आप। ये रेशियो ले लिया तो ये 1/2 से 1/2 कट गया, यानी कि ये बचा कितना? ये बचा बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए एम अपॉन पी एन, ए एम अपॉन पी एन। तो देखो यहाँ हमारे पास जो टर्म है ये वाला आ रहा है, बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर कब बन सकता है? ये स्क्वायर तब बनेगा जब ये ए एम अपॉन पी एन भी बी सी अपॉन क्यू आर हो जाए। अरे ये वाला टर्म स्क्वायर कब बनेगा? जब ये स्क्वायर मतलब ये भी बी सी अपॉन क्यू आर आ जाए तभी तो बनेगा। कैसे बनेगा? देखो ध्यान से देखो, हमें अब ये वाला टर्म यहाँ लेकर के आना है, कैसे आएगा? तो ज़रा दो छोटे छोटे ट्राइंगल को कंसीडर करो। एक ट्राइंगल हमने लिया ट्राइंगल ए एम बी, और एक ट्राइंगल लिया हमने पी एन क्यू। देखो पहले से ही कह रहा है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो देखो ये वाला एंगल तो इस एंगल के बराबर होगा, यानी कि एंगल बी जो है ये एंगल क्यू के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही आपको दिया है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। और देखो ये वाला जो एंगल है एंगल एम, ये एंगल एन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। और जब ये दो एंगल के बराबर हैं तो ये बचा हुआ एंगल भी तो बराबर होगा, यानी कि एंगल बी ए एम विल बी इक्वल टू एंगल क्यू पी एन, एंगल बी ए एन विल बी इक्वल टू एंगल क्यू पी एन। तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी से क्या होगा कि ये जो छोटे छोटे दो ट्राइंगल आपको दिख रहे थे, ट्राइंगल ए एम बी और ट्राइंगल पी एन क्यू, ये दोनों कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। सिमिलर हैं तो आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कि ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू। सर आपने ये छोटी छोटी साइड क्यों नहीं ली? ज़रूरत ही नहीं थी उसकी, ये हमने लिया। अब ज़रा ध्यान से एक और चीज़ देखो, यहाँ आपको पहले से ही कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है ये सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर की। अगर सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी तो रेशियो में होंगी। इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू जो है ये बराबर होगा बी सी अपॉन क्यू आर के, और ये बराबर होगा ए सी अपॉन पी आर के। ये होगा कि नहीं? अब छोटे छोटे काम करते हैं। पहले तो इस वैल्यू को उठा करके आप इस वैल्यू को उठा करके इसमें रखो। इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए बी अपॉन पी क्यू। ये हो जाएगा ना? तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ और यहाँ इसी को लिख रहा हूँ, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन
एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ये किसके बराबर है, बी सी इंटू क्यू आर इंटू ए बी अपॉन पी क्यू के। अब ज़रा देखो ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है, बी सी अपॉन क्यू आर के। तो आप यहाँ से ही बी सी क्यू अपॉन क्यू आर लिख सकते हो कि नहीं। तो ये हो गया बी सी अपॉन क्यू आर इंटू बी सी अपॉन क्यू आर, यानी कि ये हो गया बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। और बी सी अपॉन क्यू आर ये ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर है। तो यहाँ आप लिख सकते हो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, और यही बराबर है किसके, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, और यही एरिया के बराबर है। हो गया प्रूफ। अब आप कहोगे सर जी इतनी माथापच्ची आपने की है, सिमिलर ट्राइंगल था उसका ये कहानी आ गई, उसका हम डायरेक्ट भी तो स्क्वायर कर सकते थे। ये हमको दिख रहा है डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हो, लेकिन हमको क्या पूछा है, एरियाज़ का कंसिडरेशन लेने के लिए बोला है हमसे। यहाँ एरिया की बात आ ही नहीं रही थी, इसलिए इतना घूम फिर के वहाँ तक जाना पड़ा, डायरेक्ट स्क्वायर नहीं किया हम। ठीक है, तो ये एक थ्योरम हो गई। किया क्या है दोबारा बता देते हैं। पहले इसका एरिया निकाला, इसका एरिया निकाला, दोनों का रेशियो कर लिया, तो ये चीज़ आ गई बी सी अपॉन क्यू आर ए एम अपॉन पी एन। हमको वैल्यू चाहिए ए एम अपॉन पी एन की, और ये तभी मिलती जब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को हम सिमिलर दिखाते। पहले हमने दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाया और रेशियो निकाल के ए एम अपॉन पी एन की वैल्यू निकाल ली, जो है ए बी अपॉन पी क्यू। ए बी अपॉन पी क्यू यहाँ रख दिया। अब क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं तो ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू बी सी अपॉन क्यू आर के वो आपने वहाँ रख दी, ये चीज़ प्रूव हो गई। अब चलते हैं लास्ट थ्योरम की तरफ, चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। अब लास्ट है देखो पाइथागोरस थ्योरम, इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में एक्चुअली दो थ्योरम इन्होंने ऐड कर दी। एक थ्योरम तो ये कहती है कि मान लो कोई एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ये रहा राइट एंगल्ड ट्राइंगल, और यहाँ पर राइट एंगल है, ये है ए बी सी। आपने क्या किया कि इस राइट एंगल ट्राइंगल के उस एंगल पर जहाँ राइट एंगल बना हुआ है, इस राइट एंगल के वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर गिराया हाइपोटेन्यूज पर, ये गिरा दिया, और मान लो ये पॉइंट है डी। तो वो कहते हैं कि अगर आप ऐसी हरकत करोगे तो ऐसी हरकत करने पर दो ट्राइंगल बन जाएंगे। ये दोनों ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के सिमिलर होंगे, यानी कि एंगल ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी। ये दोनों ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के सिमिलर होंगे, और ये दोनों ट्राइंगल कंप्लीट ट्राइंगल के भी सिमिलर होंगे, ट्राइंगल ए बी सी और सी डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। एक थ्योरम तो ये कहती है। दूसरी थ्योरम जो आप पढ़ते आ रहे हैं बहुत टाइम से, कि मान लो ट्राइंगल ए बी सी है या राइट एंगल ट्राइंगल है, कहते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ये बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी का स्क्वायर, ये बराबर होगा ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के। अब इसका प्रूफ आपको अपने आप करना है, ये हम दे रहे हैं आपको होमवर्क। और प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बताना, आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो फॉर इट। वैसा नहीं लगता, छोटा सा, बहुत छोटा सा, 3-4 लाइन लगेंगी मुश्किल से, 3 लाइन भी नहीं। तो पाइथागोरस थ्योरम में मैंने आपको 2 पार्ट बता दिए। पहला पार्ट तो ये कहता है कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो, राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर गिराइए, 2 ट्राइंगल बनेंगे, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे और इस पूरे होल ट्राइंगल के भी सिमिलर होंगे। एक थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। चैप्टर हो गया यहाँ ख़त्म। इतना सा चैप्टर था, चैप्टर आज हमने ख़त्म कर लिया। मैथमेटिक्स की सारे चैप्टर्स फिनिश हो चुके हैं। अब फिज़िक्स स्टार्ट होगी। फिज़िक्स का इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 कंप्लीट कर लेना। पार्ट 2 की वीडियो कल तो नहीं, परसों आएगी। परसों मीन्स नेक्स्ट डे, यानी कि ये वीडियो आप देख रहे होंगे 18 मई को, 19 का गैप रहेगा, 20 मई को आ जाएगी। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में मुझे बताना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।